हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे फ्लूइड इन मोशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का अगला टॉपिक है फ्लूइड इन मोशन। अभी तक हमने जो भी स्टडी किया इस चैप्टर का, उसमें फ्लूइड होता था स्टेडी, एक बीकर में भरा हुआ रहता था और उसकी हम क्या करते थे, स्टडी किया करते थे। ठीक है, तो हमने उसके बाद में बहुत कुछ पढ़ा, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम पढ़ा, उसके बाद में सरफेस टेंशन अलग से पढ़ा, बहुत सारी चीजें पढ़े। लेकिन अभी क्या होगा, जो फ्लूइड है वो फ्लूइड अभी फ्लो करने लग जाएगा, फ्लूइड अभी मूव होने लग जाएगा। ठीक है, तो फ्लूइड किस में आ जाएगा, फ्लूइड आ जाएगा मोशन में। तो फ्लूइड मोशन में आएगा तो भी हम अब उसकी क्या करेंगे, अलग अलग प्रॉपर्टीज का स्टडी करेंगे। ठीक है, तो एक फुद्दू सी डेफिनेशन है आपकी बुक में जो पूछी नहीं जाएगी लेकिन है, तो इसलिए हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है हाइड्रोडायनामिक्स। हाइड्रोडायनामिक्स मतलब क्या होता है, ये एक ब्रांच है फिजिक्स का। जैसे अलग अलग होता है, ऑप्टिक्स होता है, उसके बाद में काइनेटिक्स होता है। ठीक है, ऑप्टिक्स में हम लाइट का स्टडी करते हैं, मैग्नेटिक में हम मैग्नेटिज्म वगैरह का स्टडी करते हैं। उसी तरह से एक ब्रांच है फिजिक्स का जिसका नाम है हाइड्रोडायनामिक्स। इसमें किसका स्टडी किया जाता है, इसमें फ्लूइड की प्रॉपर्टीज का स्टडी किया जाता है। फ्लूइड की प्रॉपर्टीज का स्टडी किया जाता है कब, जब फ्लूइड किसमें हो, जब फ्लूइड इन मोशन, फ्लूइड जब मोशन में होता है तब उस फ्लूइड की प्रॉपर्टीज का स्टडी करना, ये सब किसमें किया जाता है, फिजिक्स की एक ब्रांच में किया जाता है, उसको बोलते हैं हाइड्रोडायनामिक्स। तो आज हम हाइड्रोडायनामिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो अभी फ्लूइड जो है वो एक जगह पे नहीं रहेगा, फ्लूइड अभी फ्लो करने लग जाएगा। तो ये जो फ्लो है फ्लूइड का, ये दो तरह के होते हैं। तो दो तरह के फ्लूइड का फ्लो हम स्टडी करेंगे और उसके बाद में उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक फ्लो होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो और दूसरा फ्लो होता है टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, इन दोनों को हम पढ़ेंगे, उनके डिफरेंस लिख लिख के। ठीक है, और स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए और अलग से कुछ डेफिनेशन है, उनको भी हम पढ़ेंगे, छोटी छोटी डेफिनेशन से। तो पहला फ्लो है स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्ट्रीम लाइन, और दूसरा है टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, तो स्ट्रीमलाइन फ्लो मतलब क्या, तो स्ट्रीमलाइन फ्लो है, सिंपल भाषा में बोलो तो फ्लूइड का इज्जत में बहना, शांति से बहना, स्मूथ तरीके से बहना, उस फ्लो को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलेंगे। तो इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, इट इज अ फ्लो ऑफ अ लिक्विड। ठीक है, इट इज अ फ्लो ऑफ अ लिक्विड इन अ स्मूथ वे। कौन सी वे, स्मूथ वे। अभी स्मूथ वे से ना हमारा मन नहीं पड़ता, तो इसको फिजिक्स में थोड़ा कॉम्प्लिकेट करने के लिए और हमें आगे कुछ तो लिखना पड़ेगा, वो आगे का बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन द फ्लो ऑफ अ फ्लूइड इन अ स्मूथ वे एंड विथ अ वेलोसिटी, उसकी जो अभी मोशन में है फ्लूइड तो उसके पास क्या होगा, वेलोसिटी होगा। स्टेडी जब होता था तब उसके पास वेलोसिटी नहीं होता था, अभी फ्लूइड मोशन में आ गया तो उसके पास वेलोसिटी होगा। तो वेलोसिटी कैसे होगा, वेलोसिटी लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, ये ग्रेविटेशनल वाला क्रिटिकल वेलोसिटी नहीं है, इसका क्रिटिकल वेलोसिटी अलग होता है। ठीक है, तो स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होगा लिक्विड का, कि लिक्विड ऐसा बहेगा, कैसा बहेगा, पहले तो स्मूथली, ठीक है, या फिर इन स्मूथ वे, और उसकी वेलोसिटी कैसी रहेगी, लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी। इसमें कैसे लिखेंगे, टर्बुलेंट फ्लो में, इट इज अ फ्लो ऑफ लिक्विड और फ्लो ऑफ फ्लूइड विथ हाई फ्लो रेट, high flow rate with velocity more than critical velocity। हाई फ्लो रेट का मीनिंग ही ये होता है, हाई मतलब बहुत ज्यादा, फ्लो रेट, फ्लो रेट बहुत ज्यादा होना मतलब क्या, बहुत जल्दी जल्दी लिक्विड का बहना, फ्लूइड का बहना। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, टर्बुलेंट फ्लो। और टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है, क्रिटिकल वेलोसिटी से वेलोसिटी उस लिक्विड का ज्यादा होता है। तो जब लिक्विड का वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होगा तब उस लिक्विड का फ्लो होगा स्ट्रीमलाइन, और जब लिक्विड का वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा हो जाएगा तब उसका फ्लो हो जाएगा टर्बुलेंट। ठीक है, दूसरा, एट एनी पॉइंट ऑफ फ्लो, ठीक है, वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। यहां पे क्या, नॉट कांस्टेंट। मान लो एक डायग्राम निकाल दो मैं छोटी सी, एक पाइप है, ठीक है, ऐसा,
एक साइड छोटा है, एक साइड बड़ा है, ठीक है। यहाँ से अभी ये लिक्विड का मैं डायरेक्शन बता रहा हूँ, किसको क्या बोलते हैं मैं आगे बताऊंगा आपको। ऐसा लिक्विड जा रहा है उसका, ठीक है। ये लिक्विड के जाने की डायरेक्शन है, ठीक है। तो मान लो कोई लिक्विड है, किसी पाइप में से बह रहा है, या फिर मान लो रिवर है जो धीरे धीरे बह रही है, उसकी उसमें स्मूथ बह रही है, ठीक है। या फिर किसी कनल में पानी बह रहा है, ठीक है। जब वो पानी स्मूथली बहेगा, फ्लो होगा, तब क्या होता है, इस पॉइंट पे तुम अभी वेलोसिटी कैलकुलेट करो उस लिक्विड का, मान लो 10 मीटर पर सेकंड आया। थोड़ी देर बाद और इस पॉइंट पे वेलोसिटी कैलकुलेट करो तो कितना मिलेगा आपको, 10 मीटर पर सेकंड ही मिलेगा आपको। मतलब स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या होता है, आप लिक्विड का वेलोसिटी दिस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस लिक्विड का फ्लो का वेलोसिटी आप कैलकुलेट करो दिस पर्टिकुलर पॉइंट पे, कभी भी, अभी करो, थोड़ी देर बाद करो, हर टाइम पे आपको उस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या मिलेगा, कांस्टेंट। लेकिन टर्बुलेंट में वैसा नहीं होता, टर्बुलेंट में वैसा नहीं होता। टर्बुलेंट में क्या होता है, इधर अभी आप वेलोसिटी कैलकुलेट करो 10 मीटर पर सेकंड मिलेगा, बाद में हो सकता है वो 5 भी हो जाए या फिर 15 भी हो जाए, ठीक है। तो वेलोसिटी एट अ गिवन पॉइंट विल नॉट बी कांस्टेंट, ठीक है। दूसरा, स्ट्रीमलाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट। अभी स्ट्रीमलाइंस क्या होते हैं, अभी स्ट्रीमलाइन क्या होता है, तो स्ट्रीमलाइन एक कर्व होता है। स्ट्रीमलाइन क्या होता है, एक कर्व होता है। मान लो ये रहा, ठीक है, ये कर्व है। एक कर्व ऐसा कर्व होता है कि उस कर्व पे किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो। चलो ये पॉइंट लेता हूं मैं उस कर्व पे और ऐसी टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ। तो ये टेंजेंट हमें क्या डिनोट करती है, तो ये टेंजेंट हमें एक चीज डिनोट करती है जिसका नाम है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लो। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लो मतलब क्या, जब लिक्विड का मॉलिक्यूल या लिक्विड का कोई पार्टिकल यहाँ पे होगा, तो इस पॉइंट पे जब वो होगा तो उसकी जो फ्लो की वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ठीक से लिक्विड फ्लो होने वाला है, मतलब ये पार्टिकल फ्लो होगा। ये पार्टिकल जब फ्लो होगा तो उसका जिस दिशा में डिस्प्लेसमेंट होगा उसी दिशा में वेलोसिटी होगा। तो वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन या वेलोसिटी की डायरेक्शन कौन बताएगा आपको, तो इस कर्व पे ये जो पार्टिकल है वो पॉइंट ले लेना और उस पे टेंजेंट ड्रॉ कर देना। वो टेंजेंट आपको क्या बताएगी, उस पॉइंट पे जो पार्टिकल है उसकी फ्लो होने की जो डायरेक्शन है या जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो आपको बताता है। तो उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन। तो ये एक स्ट्रीमलाइन हो गया, ये दूसरा स्ट्रीमलाइन हो गया, ये तीसरा, चौथा। तो देखो ये स्ट्रीमलाइन मैंने सब क्या निकाली है, पैरेलल निकाली है। इसका मतलब क्या है, जब फ्लो स्ट्रीमलाइन होगा तो ये जो सब स्ट्रीमलाइन से एक दूसरे को क्या होगी, पैरेलल होगी। यहाँ पे क्या होगा, नॉट पैरेलल, ठीक है। पैरेलल नहीं है मतलब किधर भी कुछ भी ऐसा मोशन जो हो जाएगा, यहाँ से कोई आएगा, यहाँ से ऐसा लिक्विड कोई चला जाएगा, ऐसा जो गंदा मोशन हो जाएगा वो गंदा मोशन किस में होगा, टर्बुलेंट में होगा, ठीक है। तो टर्बुलेंट मोशन में स्ट्रीमलाइन पैरेलल नहीं रहती, एडी प्रोड्यूस हो जाती है। क्या प्रोड्यूस हो जाती है, एडीज। एडीज मतलब देखो कोई अगर आपके पास पॉट है और उसमें आप जोर से लिक्विड भर रहे हो तो लिक्विड ऐसा राउंड में मूव हो जाने लगता है। या फिर आप समुद्र जब बारिश के मौसम में उसका बहना स्मूथ नहीं रहता है, वो जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है समुद्र, जिसको हम बोलते हैं हाई टाइड वगैरह, तो उस टाइम पे जो पानी का मोशन होता है, जो टाइड्स ऊपर आती है, ठीक है, तो वो क्या होती है, वो स्मूथ नहीं होती है। और समुद्र में कहीं पे भी हमें ऐसा साइक्लोन बना हुआ दिखता है। तो साइक्लोन बनना मतलब क्या बनना, एडी बनना, ठीक है। वो एडीज वगैरह आपका जो एकदम स्मूथ तरीके से जो फ्लूइड बहेगा तब आपका एडीज वगैरह प्रोड्यूस नहीं होगा। हर स्ट्रीमलाइन क्या होगा, अपना अपना बहेगा, एक दूसरे के अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। फोर्थ, वेलोसिटी या फिर क्या करेंगे, फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑन प्लेनर सरफेस। कौन सा सरफेस, एक प्लेन सरफेस है मान लो, ठीक है, ये प्लेन सरफेस है। इस प्लेन सरफेस पे अगर आपने स्ट्रीमलाइन फ्लो किया, एक पानी लिया मैंने छोटा सा ग्लास में, ऐसा डाल दिया, ऐसा फ्लो होने लग जाएगा, ठीक है। तो उस फ्लो को, जो लिक्विड का फ्लो है, उस लिक्विड को हम लेयर्स में तब्दील कर सकते हैं। मतलब
कोई भी लिक्विड जो होता है, इस चैप्टर के फर्स्ट में मैंने आपको बोला था, जब लिक्विड लेंगे तो लिक्विड के हम लेयर कंसीडर करते हैं। ये एक लिक्विड, ये दूसरा, ये पहला लेयर, ये दूसरा लेयर, ये तीसरा लेयर, फोर्थ लेयर, ऐसा लेयर हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो हम लेयर्स कंसीडर करेंगे। ठीक है, लेकिन वैसे लेयर्स का कंसीडरेशन इसमें नहीं आएगा, क्योंकि इसमें मोशन क्या हो जाता है, रोटेशनल मोशन हो जाता है। कौन सा मोशन आ जाता है, रोटेशन। आप अगर ठीक से देखोगे, किसी बर्तन में आप जोर से पानी डालो, वैसा टाइड के जैसा होने लग जाएगा। तो जो टाइड वाला मोशन होता है वो कौन सा मोशन हो जाता है, टर्बुलेंट। तो इस तरह से आप कुछ पॉइंट्स लिख सकते हो। ठीक है, टर्बुलेंट मोशन का हम स्टडी इसमें नहीं करने वाले हैं, हम इसमें स्टडी करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ स्ट्रीमलाइन फ्लो के बारे में। करेक्ट है, तो स्ट्रीमलाइन फ्लो में कुछ छोटी छोटी स्ट्रीमलाइन फ्लो को जब हम सरफेस पे स्टडी करेंगे तो उसी स्ट्रीमलाइन फ्लो को दूसरा नाम है लैमिनार फ्लो। कौन सा फ्लो, लैमिनार फ्लो भी हम बोलते हैं। लैमिनार फ्लो लेकिन कब बोलेंगे, जब लिक्विड का फ्लो स्ट्रीमलाइन होगा और लिक्विड किस पे बह रहा होगा, एक प्लेन सरफेस पे बह रहा होगा। ठीक है, तब का उसका फ्लो जो बोलेंगे उसको हम बोलेंगे लैमिनार फ्लो। तो ये आपका टेबल दिया था आपकी बुक में। ठीक है, तो अभी जो स्ट्रीमलाइन फ्लो है उसके लिए अलग अलग सी छोटी छोटी सी डेफिनेशन है, और डेफिनेशन देख लेते हैं जल्दी जल्दी। ये पाइप है, ठीक है, ऐसा इसमें जा रहा है, ये डायग्राम स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए है। पहली डेफिनेशन है स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो मतलब वही स्मूथ फ्लो होना, और ऐसा फ्लो होगा लिक्विड का इस पाइप में से या ट्यूब में से या कैनाल में से, स्मूथ फ्लो होगा, और वेलोसिटी उसका क्या रहेगा, लिक्विड का फ्लो का वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, द स्टेडी फ्लो इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ द लिक्विड इन अ स्मूथ मैनर, और द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड विल ऑलवेज बी कांस्टेंट, उस टाइप। दूसरा है फ्लो लाइन। दूसरा डेफिनेशन है आपका फ्लो लाइन। फ्लो लाइन क्या होता है, मान लो एक लिक्विड है जो इसमें से ऐसा बहने वाला है, एक कोई पार्टिकल है यहाँ पे। ठीक है, ये बहेगा तब थोड़ी देर बाद इधर आ जाएगा। तो ये पार्टिकल जब बह रहा है तो वो कौन से रास्ते से आ रहा है, तो इस रास्ते से ऐसा जा रहा है। तो जो लिक्विड का पार्टिकल जिस रास्ते से बहेगा उस रास्ते को क्या बोलेंगे, फ्लो लाइन। ठीक है, तो इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, द पाथ मतलब रास्ता। ठीक है, ऑफ द पार्टिकल ऑफ लिक्विड, द पाथ ऑफ द पार्टिकल ऑफ द लिक्विड और फ्लूइड while flowing through, बस इतना ही लिखो, is called flow line, is called flow line। जिस रास्ते से पार्टिकल जाएगा, जिस रास्ते से बहते बहते पार्टिकल जाएगा, उस रास्ते को हम क्या बोल देंगे, फ्लो लाइन बोल देंगे। तीसरा है स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम लाइन का डेफिनेशन मैंने अभी बोला, क्या है, एक कर्व है। ठीक है, एक कर्व है जिसके किसी भी पॉइंट पे अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दी, जिसकी किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट आपने ड्रॉ कर दी, तो वो टेंजेंट आपको क्या बताएगी, वो टेंजेंट आपको बताएगी कि उस पॉइंट पे लिक्विड की फ्लो की वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी। उस पॉइंट पे ये जो लिक्विड का पार्टिकल है ये फ्लो हो रहा है ना, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, वो बताने का काम कौन करेगा, ये टेंजेंट करेगी, जो इस पॉइंट पे आपने क्या किया है, ड्रॉ किया है। और स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए क्या होता है, जो फ्लो स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है या स्मूथ फ्लो होता है या स्टेडी फ्लो होता है, उस केस में स्ट्रीमलाइन और फ्लो लाइन एक जैसे ही होते हैं। ठीक है, स्ट्रीमलाइन और फ्लो लाइन एक जैसे ही होते हैं। और कोई डेफिनेशन बचती है, स्ट्रीमलाइन हो गया, फ्लो ट्यूब हो गया, एक डेफिनेशन है जिसका नाम है फ्लो ट्यूब। चलो, फ्लो ट्यूब मतलब क्या, एक इमेजिनरी कंसेप्ट है, जैसे हमने इसमें पढ़ा है क्लास 11 में। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में लाइन ऑफ फोर्स, बाद में मैग्नेटिक चैप्टर में पढ़ा था मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। वो जैसा इमेजिनरी कंसेप्ट है वैसा ही एक इमेजिनरी कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं फ्लो ट्यूब, लेकिन इसमें ये इतना इंपॉर्टेंट है। फ्लो ट्यूब मतलब क्या, बंडल, क्या है, बंडल है, किसका, द इमेजिनरी बंडल ऑफ फ्लो लाइंस। ये जो फ्लो लाइंस ड्रॉ की है हमने, 1 2 3 4, ये जो सारी फ्लो लाइंस है ये 3 डायमेंशनल डायग्राम है। ठीक है, सारी अंदर होगी। बंडल ऑफ फ्लो लाइंस विथ इमेजिनरी बाउंड्री वॉल, विथ
इमेजिनरी बाउंड्री वॉल, उनको कुछ ऐसा स्पेसिफिक बाउंड्री वॉल नहीं है, इमेजिनरी बाउंड्री वॉल इज कॉल्ड फ्लो ट्यूब। मतलब क्या करो, इस पाइप का जो है, इस पाइप को हटा दो, उसके अंदर का जो भी बंडल बचेगा इमेजिन करके, ठीक है, इमेजिनरी है सब, ये पाइप का बाउंड्री हटा दो, प्लास्टिक का बाउंड्री हटा दो, बीच में जो फ्लूइड मिलेगा बस उस फ्लूइड को ही हम क्या बोल देंगे, फ्लूइड के कंसेप्ट को फ्लो ट्यूब बोल देंगे। लेकिन हमने फ्लूइड में अंदर क्या किया है, फ्लो लाइन ड्रॉ की है। फ्लो लाइन, मान लो ये पाइप है, इसमें बहुत सारी फ्लो लाइंस आएगी, तो ये प्लास्टिक का हटा दो, अंदर की जो भी फ्लो लाइन का बंडल आएगा उस बंडल को ही हम क्या बोल देंगे, फ्लो ट्यूब बोल देंगे। ठीक है, तो इस तरह से छोटी छोटी डेफिनेशन है। हो सकता है कि आपको एक एक मार्क के लिए पूछा जाए, चांसेस तो बहुत कम है पूछने के लिए, इस चैप्टर में आपको बहुत पूछ है। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा, दो फ्लो पढ़े, एक स्ट्रीमलाइन और एक टर्बुलेंट। स्ट्रीमलाइन में क्या होता है, एक ही पॉइंट ध्यान में रखो, वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होगा, और टर्बुलेंट फ्लो में क्या होगा, टर्बुलेंट फ्लो में वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा होगा। ठीक है, तो अभी क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है, क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू कौन बताएगा। ठीक है, अभी अलग अलग लिक्विड के लिए क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू अलग अलग होगी, तो ये क्रिटिकल वैल्यू का कंसेप्ट किसने निकाला, तो उसका नाम है, एक साइंटिस्ट था ऑसबॉर्न रेनॉल्ड बोल के। ठीक है, उसने क्या किया, क्रिटिकल वेलोसिटी का कंसेप्ट ढूंढ के निकाला। वो कंसेप्ट क्या था अभी हम थोड़ी देर में पढ़ते हैं। चलो दोस्तों, अभी पढ़ते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है। अलग अलग लिक्विड के लिए क्रिटिकल वेलोसिटी अलग होती है, और रेनॉल्ड नंबर क्या होता है, बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो क्रिटिकल वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। देखो, जो फ्लो है, स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो, किस पॉइंट के बेसिस पे अलग अलग बताए गए हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी पे। ठीक है, स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या होगा, वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से कम, और टर्बुलेंट में क्या होगा, वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा। तो क्रिटिकल वेलोसिटी मतलब क्या, द वेलोसिटी बियॉन्ड विच, कि जिसके ऊपर अगर वेलोसिटी चल गया लिक्विड का, ठीक है, द वेलोसिटी बियॉन्ड विच द स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ लिक्विड gets converted into turbulent flow। मतलब क्या, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी जिसके ऊपर अगर किसी लिक्विड का वेलोसिटी गया, जिसके ऊपर अगर किसी लिक्विड का वेलोसिटी गया, तो उस लिक्विड का फ्लो जो है वो अभी टर्बुलेंट, स्ट्रीमलाइन नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा, फ्लो टर्बुलेंट हो जाएगा। तो उस पर्टिकुलर वेलोसिटी की वैल्यू को हम बोलेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, अभी इस क्रिटिकल वेलोसिटी का वैल्यू जो निकालना है, उसके लिए एक्सप्रेशन निकालने के लिए छोटा डेरिवेशन है, लेकिन उस डेरिवेशन को पढ़ने के लिए 15 मिनट लग जाते हैं। वो डेरिवेशन अच्छी बात यह है कि आपके सिलेबस में है नहीं। ठीक है, आपके सिलेबस में वो डेरिवेशन है नहीं, डायरेक्ट वैल्यू दिया है। तो क्रिटिकल वेलोसिटी का वैल्यू होता है Rn इंटू ईटा अपॉन, ये होता है रो डी। ठीक है, अभी ये सब देखो, Vc मतलब क्या, क्रिटिकल वेलोसिटी। जो Rn है उसको बोलते हैं रेनॉल्ड्स नंबर, उसको बोलते हैं रेनॉल्ड्स नंबर। ठीक है, टॉपिक में ही है। ईटा जो है वो है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। उसके बाद में रो है, मालूम है रो तो, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। उसके बाद में डी क्या होगा, डी होता है डायमीटर ऑफ ट्यूब। जिस ट्यूब में से आपका लिक्विड फ्लो होने वाला है उस ट्यूब का डायमीटर क्या होता है, उस ट्यूब का डायमीटर डिनोट करते हैं डी से। ठीक है, तो क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू Rn मतलब रेनॉल्ड्स नंबर इंटू ईटा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रो मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डी मतलब डायमीटर ऑफ द ट्यूब। ठीक है, तो ये जो Rn जो है उसको बोलते हैं रेनॉल्ड्स नंबर। अब ये रेनॉल्ड्स नंबर जो है वो क्या है, जो Rn है ये नंबर है, कौन सा नंबर है, प्योर नंबर है। ठीक है, ये प्योर नंबर होने के कारण इसको यूनिट भी नहीं है। ठीक है, और अच्छी बात ये है डायमेंशंस भी नहीं है। ठीक है, प्योर नंबर है इसलिए यूनिट भी नहीं है, डायमेंशन भी नहीं है, लेकिन ये बहुत सिग्निफिकेंट है, ये बहुत जरूरी है। जब इसका जो वैल्यू है, रेनॉल्ड नंबर का जो वैल्यू है, वो आपको बता देता है कि फ्लो स्ट्रीमलाइन होगा या फिर आपका फ्लो टर्बुलेंट हो जाएगा। तो किस्सा ऐसा है,
अगर रेनॉल्ड नंबर 1000 से कम रहा, 1000 से कम रहा, तो फ्लो जो है वो डेफिनेटली क्या होगा, स्ट्रीमलाइन होगा। ठीक है। दूसरा, अगर रेनॉल्ड नंबर 1000 से बड़ा रहा, ठीक है, लेकिन 2000 से छोटा रहा, मतलब रेनॉल्ड्स नंबर क्या होगा, 1000 2000 के बीच में होगा, तो फ्लो में भी क्या हो सकता है, टर्बुलेंट हो सकता है। स्ट्रीमलाइन से लेके उसका प्रोसेस शुरू हो जाएगा किसमें कन्वर्ट होने का, टर्बुलेंट में कन्वर्ट होने का। लेकिन अगर रेनॉल्ड नंबर 2000 या 2000 से ऊपर हो गया, ठीक है, रेनॉल्ड नंबर अगर 2000 से ऊपर होगा तो डेफिनेटली फ्लो क्या हो जाएगा, डेफिनेटली फ्लो हो जाएगा टर्बुलेंट, डेफिनेटली फ्लो हो जाएगा टर्बुलेंट। ठीक है। तो रेनॉल्ड नंबर का सिग्निफिकेंस वही है, अगर रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू 1000 से कम तो स्ट्रीमलाइन फ्लो डेफिनेटली, अगर 1000 और 2000 के बीच में रहता है तो उस लिक्विड का फ्लो जो है इस पर्टिकुलर ट्यूब में से वो कैसे होगा, टर्बुलेंट हो सकता है, चांसेस है। लेकिन अगर रेनॉल्ड नंबर 2000 से बढ़ गया, 2000 से ज्यादा होगा, तो फ्लो डेफिनेटली क्या होगा, फ्लो डेफिनेटली टर्बुलेंट हो जाएगा। तो यही है हमारा कंसेप्ट क्रिटिकल वेलोसिटी और रेनॉल्ड नंबर का, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये है क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला, रेनॉल्ड नंबर इनटू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी इनटू डायमीटर। ठीक है। और क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है, ऐसी वैल्यू वेलोसिटी की जिसके ऊपर लिक्विड का स्ट्रीमलाइन फ्लो कन्वर्ट होकर किसमें हो जाएगा, टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है विस्कोसिटी। ठीक है, इस पे बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए विस्कोसिटी स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों विस्कोसिटी पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिंपली इसको क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन इन लिक्विड्स। अभी फ्रिक्शन इन सॉलिड हमने पढ़ा है 11th स्टैंडर्ड में। ठीक है, तो सॉलिड का फ्रिक्शन और लिक्विड का फ्रिक्शन अलग होता है क्या, तो बहुत ज्यादा अलग होता है, आपको आगे आगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जो लिक्विड के बीच का फ्रिक्शन होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी कभी भी सॉलिड के लिए आप स्टडी नहीं करोगे। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि सॉलिड की विस्कोसिटी क्या होती है तो गलत सवाल है। ठीक है, तो विस्कोसिटी हमेशा लिक्विड के लिए स्टडी किया जाता है। ठीक है, मान लो 2 ग्लास है आपके पास। ठीक है, एक ग्लास में आपने लिया पानी, ठीक है, इसमें वाटर है किसी हाइट तक, और दूसरा आइडेंटिकल ग्लास लिया आपने। ठीक है, और दूसरे ग्लास में आपने ले लिया उसी हाइट तक हनी। ठीक है, उसी हाइट तक क्या लिया आपने, हनी ले लिया। ग्लासेस सेम है, दिख नहीं रहे हैं लेकिन सेम है। ठीक है, अभी आपने क्या किया, दोनों ग्लास को ऐसा पकड़ लिया हाथ में और ऐसा ग्लास को हॉरिजॉन्टल कर दिया, पूरा ऐसा उल्टा नहीं कर देना, हॉरिजॉन्टल कर दिया। आपको समझ में आ जाएगा कि जो वाटर है वो जल्दी से नीचे आ जाएगा। वाटर जो है आपने ग्लास ऐसे ही कर दी, झट से ऐसा नीचे आ जाएगा। लेकिन हनी जो है वो आने में बहुत देर लगाया, बहुत 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 ज्यादा देर लगाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, ये वाटर हमने जितना लिया था उतना ही हनी भी लिया था, ये ग्लास जितना बड़ा था उतना ही बड़ा ये ग्लास भी है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। तो इस लिक्विड में और इस लिक्विड में कुछ प्रॉपर्टी अलग है क्या, तो बिल्कुल अलग है। उसी प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे विस्कोसिटी। अभी समझ लो, मैं बोलता हूँ आपको, ये जो हनी है ये हनी होता है मोर विस्कस। ये हनी क्या होता है, मोर विस्कस, और वाटर होता है लेस विस्कस। ठीक है, विस्कस होना मतलब क्या होना, विस्कस होना मतलब गाढ़ा होना। विस्कस होना मतलब क्या होना, गाढ़ा होना। ठीक है, जो लिक्विड ज्यादा गाढ़ा होता है वो लिक्विड की विस्कोसिटी ज्यादा होती है, और जो लिक्विड पतला होता है उसकी विस्कोसिटी कम होती है। ठीक है, तो हनी और वाटर, इसमें विस्कोसिटी किसकी ज्यादा है, हनी की ज्यादा है और वाटर की कम है। ठीक है, तो विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन। अभी गाढ़ापन है हो गया ऐसी बोगस डेफिनेशन। ठीक है, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन कैसे बनाएंगे। ऐसा क्यों होता है कि हनी जो है वो बहुत धीरे 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 आता है, वाटर जल्दी से आ जाता है, ऐसा क्यों होता है, उसका स्टडी हम करेंगे इस टॉपिक में, फ्रिक्शन इन लिक्विड्स या फिर विस्कोसिटी में। चलो, ये तो समझ में आ गया आपको कि हनी जो है वो ज्यादा विस्कस है और वाटर जो है वो क्या है, लेस विस्कस है। तो अभी ऐसा क्यों होता है, किसकी वजह से होता है। ठीक है, उसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं विस्कोसिटी। तो देखो क्या होगा, मान लो ये कोई प्लेन सरफेस है। ठीक है, ये भी उसी तरह का प्लेन सरफेस है, इस पे आपने वाटर डाल दिया।
ठीक है, ये वाला वाटर आपका, और ये प्लेन सरफेस है, इस पे आपने हनी डाल दिया। देखो अभी क्या होता है, ये है वाटर, ये है हनी। अभी हमने फर्स्ट लेक्चर में ही पढ़ा था, चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में, कि जो फ्लूइड होगा वो हम कौन सा कंसिडर करेंगे, आइडियल फ्लूइड कंसिडर करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो है वो प्रैक्टिकल फ्लूइड कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है, आइडियल फ्लूइड की विस्कोसिटी 0 होती है। लेकिन अभी हम विस्कोसिटी पढ़ रहे हैं तो फिर आइडियल फ्लूइड काम में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है, हम जो लिक्विड है हमारे पास उसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड को हम बोल सकते हैं कि लिक्विड लेयर से बना है। तो देखो वाटर का, इसको मैं लेयर लेयर में लिखता हूँ अभी, ठीक है। तो वाटर का एक लेयर है, ठीक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ठीक है। ये ऊपर का लेयर अपर मोस्ट और ये लोअर मोस्ट लेयर। और इसका लेयर अगर ड्रॉ करूंगा मैं, तो मैं ऐसे करूंगा, उसी में पता चल जाएगा आपको। ये अपर लेयर, थोड़ा कम लेयर, चलो मैं ऐसा क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ वो भी आपको बताता हूँ। देखो वाटर में क्या होता है, जब किसी प्लेन सरफेस पे आप वाटर लेते हो तो वाटर बहने का ट्राई करता है, कोशिश करता है। तो वाटर का जब ऊपर का लेयर बहता है, वाटर का जब ऊपर का लेयर बहने लग जाता है, तो वाटर के ऊपर के लेयर के नीचे का जो जस्ट नीचे वाला लेयर है, वो लेयर क्या करता है, ऊपर वाले लेयर को बोलता है कि तू आगे मत जा, तू आगे मत जा। और नीचे वाला लेयर ऊपर वाले लेयर को क्या करता है, खींचने का ट्राई करता है, ठीक है। तो ये ऐसा ड्रैग कर लेता है, क्या कर लेता है, ड्रैग, ड्रैग मतलब खींचने वाला फोर्स, ठीक है। लेकिन ये ऊपर वाला लिक्विड, ऊपर वाला लेयर क्या बोलता है इस छोटे नीचे वाले को, कि मैं तो आगे जाऊंगा, तू भी चल। तो ऊपर वाला लेयर क्या करता है, उसको आगे की तरफ खींचता है। नीचे वाला लेयर ऊपर वाले को पीछे की तरफ खींचेगा, लेकिन ऊपर वाला लेयर नीचे वाले को अपनी तरफ। ऊपर वाला बोलता तू मेरे साथ चल, नीचे वाला बोलता तू इधर ही रहे, पीछे आ जा, ठीक है। वैसा ही इसके साथ में होगा, ये अभी बोलेगा मैं आगे जाऊंगा, ठीक है। अभी उसको नीचे वाला बोलेगा कि नहीं तू पीछे आ जा, लेकिन वापस ऊपर वाला नीचे वाले को बताएगा कि चल तू भी मेरे साथ चल। तो ऐसा हर एक लेयर उसके ऊपर वाले और नीचे वाले लेयर पे क्या लगाती जाएगा, फोर्स लगाती जाएगा, ठीक है। नीचे वाला लेयर क्या करेगा, ऊपर वाले को पीछे खींचेगा, ठीक है। और ऊपर वाला लेयर क्या करेगा, नीचे वाले को अपने साथ ले जाने का प्रयास करेगा। तो ये लेयर के बीच में आपस में क्या है, लेयर के बीच में आपस में फोर्स बन गया, ड्रैगिंग फोर्स बन गया। ड्रैगिंग फोर्स क्यों बना, क्योंकि हर एक लेयर क्या करना चाहता है, हर एक लेयर फ्लो करना चाहता है। हर एक लेयर फ्लो करना चाहता है मतलब लेयर्स के बीच में क्या होगा, लेयर्स के बीच में होगा रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन। और रिलेटिव मोशन जब होता है दो लेयर्स के बीच में, तब उनमें एक ड्रैगिंग फोर्स डेवलप होता है। उसी ड्रैगिंग फोर्स को हम क्या बोलेंगे, विस्कस फोर्स। और जिस प्रॉपर्टी की वजह से, फिर से जिस प्रॉपर्टी की वजह से ये दोनों लेयर्स एक दूसरे पे फोर्स लगा सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे, उस प्रॉपर्टी का नाम होगा विस्कोसिटी, ठीक है। लेकिन वाटर में जो है विस्कोसिटी बहुत कम होती है। वाटर की जो विस्कोसिटी अलग अलग बुक में, किसी बुक में 10⁻³ बताया होगा, किसी बुक में 10⁻⁴ बताया होगा। एग्जाम में जो हमें दिया रहेगा वैल्यू वो ले लेंगे, ठीक है, उसकी चिंता करने की जरूरत है नहीं। लेकिन वाटर में विस्कोसिटी बहुत कम होती है, वाटर की विस्कोसिटी बहुत कम होती है। लेकिन हनी में विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होती है। हनी का जो ऊपर वाला लेयर है उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा रहेगी, लेकिन उसके नीचे वाले लेयर की वेलोसिटी बहुत कम हो जाएगी। जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे वैसे वैसे वेलोसिटी बहुत 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 कम 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 होते जाएगी। ऐसा क्यों होगा, इसी की वजह से ऊपर वाले पे, हर एक ऊपर वाले पे नीचे वाला फोर्स लगाएगा पीछे खींचने वाला, और नीचे वाले पे ऊपर वाला फोर्स लगाएगा आगे खींचने वाला। जब इन दो लेयर के बीच में क्या हो जाता है, रिलेटिव मोशन हो जाता है। ये जो डायग्राम निकाली है इसको बोलते हैं वेलोसिटी प्रोफाइल, इसको बोलते हैं, ठीक है। इतना आपको ये सिलेबस में नहीं है, इसको मरने दो, लेकिन अगर जनरल नॉलेज के लिए चाहिए तो ये जो डायग्राम निकाला है उसको बोलते हैं वेलोसिटी प्रोफाइल। वेलोसिटी प्रोफाइल क्यों, ये जो लंबा वाला एरो है वो बोलता है कि ऊपर वाले लेयर का वेलोसिटी ज्यादा है। जैसे जैसे एरो छोटा छोटा होते जाएगा, समझ जाने का कि वेलोसिटी क्या हो रही है, कम 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 होते रही है, ठीक है। ये हो गया हमारा विस्कोसिटी, ठीक है। अभी विस्कोसिटी इतना सा पढ़ के हम छोड़ेंगे नहीं, विस्कोसिटी की डेफिनेशन बनाएंगे। क्या होता है विस्कोसिटी का डेफिनेशन,
आपके बुक में दी है, द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड, द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड बाय virtue of which the different layers of liquid experience dragging force due to their relative motion। चलो इसका मीनिंग बताता हूं मैं आपको। विस्कोसिटी क्या है? प्रॉपर्टी है। विस्कोसिटी क्या है? प्रॉपर्टी। किसकी प्रॉपर्टी है? लिक्विड की। बाय वर्च्यू ऑफ विच मतलब क्या कि जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द लिक्विड। ये लिक्विड के अलग अलग डिफरेंट लेयर्स है, ठीक है। उनमें क्या, दे विल एक्सपीरियंस ड्रैगिंग फोर्स। ड्रैगिंग फोर्स मतलब खींचने वाला फोर्स। ये बीच वाला लेयर जो है इसको नीचे वाला पीछे खींचने वाला है और ऊपर वाला आगे खींचने वाला है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर लिक्विड का जो लेयर है वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा है? वो एक्सपीरियंस कर रहा है ड्रैगिंग फोर्स। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो रहा है ड्यू टू देयर रिलेटिव मोशन, क्योंकि एक लेयर आगे जाना चाहता है, दूसरा लेयर उसको पीछे खींचना चाहता है। दो लेयर के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, तभी उनमें जो ड्रैगिंग फोर्स बनता है, उस ड्रैगिंग फोर्स को हम बोलेंगे विस्कस फोर्स, ठीक है। लेकिन लिक्विड के अंदर ये जो प्रॉपर्टी है, उसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोल देंगे? विस्कोसिटी बोल देंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो ये विस्कोसिटी अभी हम पढ़ लिया, ठीक है। तो विस्कोसिटी पढ़ने के बाद में इसके अलग अलग फॉर्मूले हैं इसमें। तो सबसे पहला फॉर्मूला हम पढ़ेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए और एक चीज हम पढ़ेंगे, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार पूछा जाता है और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे भी शॉर्ट नोट पूछी जाती है। तो चलिए अभी वो देखते हैं। चलो दोस्तों, आज का लास्ट टॉपिक है हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। चलिए इसमें क्या करेंगे, एक प्लेन सरफेस लेंगे, इस पे एक लिक्विड फैला लेंगे, इस पे एक लिक्विड डाल देंगे। उस लिक्विड की लेयर है ऐसे, ऊपर वाले की वेलोसिटी ज्यादा, नीचे वाले की थोड़ी कम, नीचे वाले की थोड़ी और कम, ठीक है, नीचे वाले की और कम और कम और कम, ठीक है। ये जो नीचे वाला लेयर है उसको बोलेंगे स्टेशनरी लेयर, ठीक है। और इसको बोलेंगे अपर मोस्ट लेयर, अपर मोस्ट लेयर। अभी तो आपको पता चल गया, ऊपर के लेयर की वेलोसिटी ज्यादा होगी, नीचे की लेयर की वेलोसिटी कम होगी, ठीक है। या फिर स्टेशनरी मान के चलते हैं तो स्टेशनरी माना तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ठीक है। कुछ ना कुछ हानि तो चिपक के रहेगा ना, तो जो नीचे वाला लेयर है उसको बोलेंगे स्टेशनरी लेयर। अभी हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर लेयर मान लेते हैं। चलो इस स्टेशनरी लेयर से यहां से कितना एक्स डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे एक लेयर मान लेते हैं। वो लेयर कौन सा? ये वाला। और इस लेयर की वेलोसिटी कितनी है? v जितनी, ठीक है। तो इस लेयर पे लगने वाला हम क्या कैलकुलेट करेंगे, आगे जाके विस्कस फोर्स कैलकुलेट करेंगे इस लेयर पे लगने वाला, ठीक है। चलो, तो इस लेयर के ऊपर का एक लेयर कंसिडर करते हैं और नीचे का भी एक लेयर कंसिडर करते हैं। चलो नीचे आते हैं, यहां से यहां तक x है, अभी थोड़ा नीचे आ गए तो कितना हो गया डिस्टेंस? x माइनस डी एक्स। मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? dx, ठीक है। ये जो लेयर्स है ये यूनिफॉर्मली स्पेस्ड है। क्या है? यूनिफॉर्मली स्पेस्ड, मतलब हर एक लेयर के बीच में सेम डिस्टेंस मान लेते हैं, ठीक है। तो ये डिस्टेंस x है तो उसमें इतना dx कम कर दो, कितना हो जाएगा? x माइनस डी एक्स। और ये ऊपर वाला भी लेयर लेंगे, अभी ऊपर वाला क्या हो जाएगा? फिर x प्लस dx हो जाएगा। अभी हमें इतना भी मालूम है कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वेलोसिटी बढ़ती जाएंगी, जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे वेलोसिटी कम होती जाएगी। x के लिए वेलोसिटी v है तो x माइनस डी एक्स के लिए क्या होगा? v माइनस डी वी। और x प्लस डी एक्स के लिए क्या आ जाएगा? वेलोसिटी बढ़ जाएगा v प्लस डी वी। इतना तो आपको डायग्राम से समझ में आ रहा है। हमें कैलकुलेट करना है वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है? वेलोसिटी ग्रेडियंट एक टर्म होती है जो टर्म हमें बताती है कि जैसे जैसे हम स्टेशनरी लिक्विड से स्टेशनरी लेयर से ऊपर 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 जाएंगे, वैसे वैसे जो लिक्विड के लेयर की वेलोसिटी चेंज हो रही है, बढ़ रही है यानी चेंज हो रही है,
तो स्टेशनरी लेयर से डिस्टेंस के अनुसार लिक्विड की वेलोसिटी कैसे चेंज होती है वो बताने वाली टर्म होती है वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट। अभी मान लेते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे। देखो ये एक लेयर है, उसके नीचे का डिस्टेंस कितना है dx, ऊपर का डिस्टेंस कितना है dx। तो यहां से यहां नीचे वेलोसिटी कितनी चेंज हुई और यहां से यहां वेलोसिटी कितनी चेंज हुई, तो वो क्या निकाला हमने, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। देखो ऊपर जब डिस्टेंस x प्लस dx था तब वेलोसिटी था v प्लस dv। जब x था तब वेलोसिटी था v। जब x माइनस dx था तब वेलोसिटी था v माइनस dv। तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। चेंज इन वेलोसिटी हम सिंपल निकालते हैं, कोई भी दो ले लो इन दोनों के बीच का। चलो ऊपर वाले का वेलोसिटी ज्यादा माइनस नीचे वाले का वेलोसिटी क्या, x v माइनस डी, v माइनस डी। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो क्या हो जाएगा v माइनस v और माइनस माइनस प्लस dv। तो वेलोसिटी कितने से चेंज हुआ, dv से। अब यहां से इस लेयर तक जाने के लिए डिस्टेंस कितना चेंज हुआ, तो स्टेशनरी लेयर से हमेशा डिस्टेंस कैलकुलेट करना। ये नीचे वाले लेयर का स्टेशनरी लेयर से डिस्टेंस कितना है, x माइनस dx, और ऊपर वाले का कितना है, x है। ठीक है, इसका x है, तो x डिस्टेंस माइनस x माइनस dx डिस्टेंस, इसका कैलकुलेट करो, x कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस dx। इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी dv से चेंज होगा जब डिस्टेंस कितने से चेंज होगा, dx से चेंज होगा। और यही रिलेशन को हम बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसी रिलेशन को हम बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट हमें क्या बोलता है कि स्टेशनरी लेयर से जैसे जैसे हमारे गिवन लेयर का डिस्टेंस बढ़ते जाएगा वैसे वैसे वेलोसिटी किस तरह चेंज होगी वो बताने वाली क्वांटिटी होती है वेलोसिटी ग्रेडियंट। लेकिन ये नहीं लिखेंगे, बहुत सिंपल डेफिनेशन लिखेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट की। इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ गिवन लेयर। मतलब क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब dv with respect to the distance measured from, कहां से मेजर करना हमेशा, स्टेशनरी लेयर। तो स्टेशनरी लेयर से क्या हो गया, डिस्टेंस dx हो गया। ठीक है, दो लेयर होते हैं ना, ये वाला एक होता है, एक वाला ये होता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में वेलोसिटी डिस्टेंस कितना हो गया, अभी dx हो गया। तो डिस्टेंस जब स्टेशनरी लेयर से dx से बढ़ जाता है, जो यहाँ का लेयर है उसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी। और जब यहाँ से ऊपर अभी डिस्टेंस कितने से बढ़ गया, dx से बढ़ गया। जब डिस्टेंस dx से चेंज होता है तब वेलोसिटी कितने से चेंज होती है वो निकालना। मतलब क्या निकालना, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट की डेफिनेशन है सॉरी कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी ग्रेडियंट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस which is measured from the fixed layer। करेक्ट है, ये हो गया वेलोसिटी ग्रेडियंट का डेफिनेशन। ठीक है, अभी हम देखने वाले हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। वेलोसिटी ग्रेडियंट का डेफिनेशन है जो है, और उससे यूनिट कैसे निकालोगे। देखो यूनिट भी निकाल लेते हैं। वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकंड, और एक डिस्टेंस है नीचे वाला, डिस्टेंस क्या होता है, मीटर। तो मीटर मीटर कट कर दो तो सेकंड इनवर्स क्या हो जाएगा, आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट का यूनिट हो जाएगा। पूछा तो पूछा, नहीं तो रहने दो। सेकंड इनवर्स या फिर पर सेकंड जिसको बोलते हैं, पर सेकंड क्या हो जाएगा आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट का यूनिट। ठीक है, अभी पढ़ते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पढ़ने के लिए अगर आपको ठीक से पढ़ना है तो आपको 11th में जाना पड़ेगा। जो लिक्विड में फ्रिक्शन है उसको वेलोसिटी बोलते हैं, और जो लिक्विड में फ्रिक्शन पढ़ा वो सॉलिड के फ्रिक्शन के साथ साथ क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि सॉलिड का फ्रिक्शन और लिक्विड का फ्रिक्शन बिल्कुल अलग होता है। देखो पहले सॉलिड में जाते हैं 2 मिनट के लिए सिर्फ। मान लो ये सॉलिड का ब्लॉक है, किसी सरफेस पे है, इसके लिए हमने रूल पढ़े थे, लॉज ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं क्लास 11 में। क्या है, ये एक ब्लॉक और एक सरफेस,
इनके बीच के दो तरह के हो सकते हैं फ्रिक्शन, एक है स्टैटिक वाला, दूसरा है डायनामिक वाला। डायनामिक क्या उसको बोलते थे, काइनेटिक वाला, ठीक है। और एक तीसरा भी होता था रोलिंग वाला, लेकिन उसको फिलहाल मरने दो, इतना ही रहने दो। दोनों के लिए हमने रूल्स पढ़े थे, ठीक है। दोनों के लिए रूल क्या बोलता था, स्टैटिक के लिए बोलता था म्यू एस इंटू एन और म्यू के इंटू एन, बस। फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एस मतलब कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता था, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन। ये फॉर्मूला बहुत कुछ बोल के जाता था कि जो ये दो सरफेसेस के बीच का जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, नॉर्मल रिएक्शन पे, ठीक है। अगर ब्लॉक ऐसा है, अगर ये ब्लॉक ऐसा है, ठीक है, तो इस ब्लॉक का सिर्फ इतना एरिया क्या आ रहा है सरफेस के कांटेक्ट में, इसमें आपको क्या करो, फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट करो। और लॉ क्या बोलता है, इसी ब्लॉक को अगर मैंने ऐसा कर दिया, थोड़ा बड़ा है ना वो, तो ऐसा कर दिया, यही ब्लॉक एरिया, ठीक है, वही सरफेस है, तो अभी हमको लगेगा कि अभी जो सरफेस एरिया कांटेक्ट में जो सरफेस एरिया बढ़ गया तो फ्रिक्शन बढ़ना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। लेकिन इनका लॉ बोल देता है, लॉ बोल देते हैं कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो कितना एरिया कांटेक्ट में है, एपरेंट एरिया इन कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। और दूसरी चीज, अभी इस ब्लॉक को पहले मानो 10 मीटर पर सेकंड से फ्लो करता हो, तब उसका काइनेटिक फ्रिक्शन निकालो, फोर्स निकालो, वो कुछ तो आएगा। बाद में इसी ब्लॉक को 5 मीटर पर सेकंड से फ्लो कराओ, फ्लो मतलब मोशन दे दो इसको, तब भी आप काइनेटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट करो, उतना ही आएगा। जब ब्लॉक 10 मीटर पर सेकंड से मूव हो रहा था इस सरफेस पे, तब आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स था वो फ्रिक्शनल फोर्स, और बाद में उस ब्लॉक की वेलोसिटी हमने कम कर दी और तब जो फ्रिक्शनल फोर्स हमने निकाला वो वाला फ्रिक्शनल फोर्स, दोनों फ्रिक्शनल फोर्स कैसे आएंगे, आपके सेम आएंगे, क्योंकि लॉ बोलता है कि फ्रिक्शनल फोर्स के फॉर्मूले पे कहीं पे भी ना एरिया मेंशन है और ना ही वेलोसिटी की टर्म मेंशन है, ठीक है। तो हर टाइम पे फ्रिक्शनल फोर्स कैसा रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन वैसा ये हो गया, लेकिन ऐसा ही अगर लिक्विड में होगा क्या, तो बिल्कुल नहीं, लिक्विड में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। लिक्विड के जो लेयर के बीच का जो फ्रिक्शन है, वो जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो पहली चीज एरिया पे भी डिपेंड होगा और दूसरी चीज वेलोसिटी पे भी डिपेंड होगा, ठीक है। वेलोसिटी पे कैसा डिपेंड रहेगा, डायरेक्ट वेलोसिटी वाला, वेलोसिटी ग्रेडियंट वाला टर्म आ जाएगा। और ये सब किसने बोला, न्यूटन ने ही बोला। वापस कौन आ गया पिक्चर में, न्यूटन आ गया। तो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या बोलता है, जो विस्कस फोर्स है, विस्कस फोर्स मतलब क्या, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर्स ऑफ द लिक्विड। ये जो विस्कस फोर्स है ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। जो फ्रिक्शन में सॉलिड के जो फ्रिक्शन है उसमें जो दो चीजों पे फ्रिक्शन इंडिपेंडेंट था, उन दो चीजों पे फ्रिक्शन यहाँ पे डिपेंडेंट हो जाएगा। पहला मतलब जिस लेयर पे ड्रैग फोर्स या विस्कस फोर्स लग रहा है उस लेयर का एरिया, ठीक है। और दूसरा वापस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इस पे वेलोसिटी ग्रेडियंट पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। मतलब क्या आ गया अभी पिक्चर में, वेलोसिटी। तो देखो सॉलिड में क्या था, फ्रिक्शन वेलोसिटी पे भी डिपेंड नहीं था और एरिया पे भी डिपेंड नहीं था, लेकिन लिक्विड में बिल्कुल उसका उल्टा होता है, ठीक है। तो विस्कस फोर्स जो है उसको F मान लेते हैं, इज इक्वल टू, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में कैसा लिख दूं, दोनों को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो दोनों एक साथ लिख देता हूँ, A इंटू dV/dx। तो F इज इक्वल टू, अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है तो क्या डाल दो, कांस्टेंट डाल दो, ईटा डाल देता हूँ, A इंटू dV/dx। बस जो ईटा है ये क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और इसी को बोल देंगे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। उसी को क्या बोल देंगे, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। मिल गया। फिर ईटा कैलकुलेट करो, ईटा क्या हो जाएगा, देखो फोर्स अपॉन ये एरिया भी इधर डिवाइड को चला जाएगा और ये dV/dx मल्टीप्लाई को है वो भी डिवाइड को चल जाएगा। तो इस पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की डेफिनेशन कैसी बनेगी, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की डेफिनेशन आराम से बना पाएंगे। देखो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज, ऊपर क्या है, विस्कस फोर्स, डिफाइंड एज द विस्कस फोर्स, और जो नीचे है उनके लिए कौन से वर्ड्स यूज करते हैं, जो नीचे है उनके लिए वर्ड यूज होता है
पर यूनिट। नीचे कौन कौन है, पहला तो एरिया ऑफ द लेयर, ठीक है, जिसपे फोर्स लग रहा है, और ये dv बाई dx भी नीचे ही है, तो वापस कौन सा वर्ड यूज करो, पर यूनिट, और वो ब्रैकेट क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वो ब्रैकेट क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डेफिनेशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द लेयर ऑफ द लिक्विड पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। तो इस पे से हम क्या कर सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का ये निकाल सकते हैं, हम क्या बोलते हैं उसको, यूनिट निकाल सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, और dv बाई dx मतलब क्या, पर सेकंड, ठीक है। ये dv बाई dx का यूनिट क्या होता है, पर सेकंड, ये पर सेकंड जो नीचे है ये ऊपर जाके सेकंड हो जाएगा, तो अच्छे से लिखेंगे न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा सीजीएस में कैसा लिख पाएंगे, डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसी को बोलते हैं, इसी को दूसरा भी नाम है एक, जो उसका नाम है पॉइस, क्या बोलते हैं, पॉइस, ठीक है। इन दो यूनिट्स के बीच का रिलेशन आपको ध्यान में रखना होगा, जो पूछा जाएगा वो होता है 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 पॉइस, ये ध्यान में रखो, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको हेल्प हो जाएगी, ठीक है। 1 मतलब ऐसा यूनिट और सीजीएस यूनिट में रिलेशन क्या है, जो ऐसा यूनिट है वो सीजीएस यूनिट से 10 गुना ज्यादा है, ठीक है। इतना रिलेशन आपको ध्यान में होना चाहिए। डायमेंशन कैसे निकालोगे, तो डायमेंशन यूनिट से ही निकाल लेते हैं। फोर्स का न्यूटन मतलब फोर्स का डायमेंशन L1 m1 t माइनस 2, सेकंड मतलब टाइम है, अपॉन मीटर स्क्वायर मतलब L2 है, ठीक है। निकालो, इनमें ऑपरेशन होगा खाली, L माइनस 1 m1 ये t माइनस 1, ठीक है। ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन, ठीक है। तो इस तरह से देखो दोस्तों, आज के हमने इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा कि टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है, उसके बाद में क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है, रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, उसके बाद में विस्कोसिटी क्या होती है, विस्कस फोर्स क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।